इस वीडियो को सिर्फ देख के चल जाते हो ना मेरे भाई, तो आपकी जो 18 फरवरी को हिंदी की परीक्षा है ना, उसमें 100% 5 से लेकर 10 नंबर आप आसानी से उठा सकते हो। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि 10 नंबर तक के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में हिंदी से आने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो। इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 18 फरवरी को हिंदी के एग्जाम के लिए 10 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे, जो झारखंड बोर्ड बहुत बार पूछी है और लगातार यही सब क्वेश्चन झारखंड बोर्ड पूछती है। टॉप 10 क्वेश्चन को कराएंगे जो झारखंड बोर्ड बहुत बार पूछी है, रिपीटेड है। और इस बार भी मेरी गारंटी है कि इस वीडियो से 1 से लेकर 4 प्रश्न तक यहां से रहेंगे ही रहेंगे। मिनिमम 1 प्रश्न और मैक्सिमम 4 प्रश्न इस वीडियो से रहेंगे, इस बात की गारंटी है। 100% यहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इन 10 क्वेश्चन में। अगर झारखंड बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन पूछती है, लेकिन ये क्वेश्चन को झारखंड बोर्ड कभी ना छोड़ी है ना कभी छोड़ेगी। अगर यहां पे झारखंड बोर्ड एक भी क्वेश्चन पूछती है तो आपके 3 नंबर और ज्यादा से ज्यादा आपके अगर बात करें तो 12 नंबर तक के सवाल इस वीडियो से आएंगे। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इस YouTube चैनल जैक रैंकर्स पे सिर्फ वही चीजें कराई जाती है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी आलतू फालतू कोई चीजें यहाँ पे नहीं कराई जाती। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं 18 फरवरी के लिए 10 टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है और इस बात की जो है कह सकते हैं गारंटी के तौर पे कि यहां से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। साथियों चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ, मैं एक बार और बता दूं कि गारंटी शब्द का प्रयोग किया हूं तो इसका मतलब ये कतई नहीं आप लोग सोचने लगना बाद में अगर क्वेश्चन नहीं आता है कि सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। देखो साथियों, गारंटी बोला हूं तो क्वेश्चन आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर चेंज भी होता फिर भी यहां से क्वेश्चन आएगा। 10 में से 1 का सवाल तो जरूर आएगा और मैक्सिमम 4 सवाल यहां से आ सकते हैं, इतना ज्यादा तक आपको बता दिए। तो चलो आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, हमने इसको पहले भी कराया जो हमने टॉप 45 क्वेश्चन किया था, लेकिन कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जो नहीं किए उस टॉप 45 को। अगर इस 10 क्वेश्चन को भी देख के चले जाते हैं तो आप जो है हिंदी के मैक्सिमम क्वेश्चन के जवाब दे पाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बताएंगे भी कि कैसे लिखना है, कैसे आपको याद करना है और कैसे आपको क्वेश्चन के साथ डील करना है और कितना बार क्वेश्चन पूछा गया वो आपके स्क्रीन पे है और आप कैसे कह सकते हो कि नहीं पूछेगा। ठीक है, पूछेगा साथियों। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? यह सवाल 2009, 2010, 2014, 15, 16, 18, 20, 22 इतना बार पूछा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार साथियों इस सवाल को पूछा गया। और लिख के ले लो, इस सब चैप्टर से, बिस्मिल्लाह खां के चैप्टर से 1 या फिर 2 सवाल 100% इस साल भी पूछे जाएंगे और जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलो तो पूछा गया है क्वेश्चन साथियों। अब बिना टाइम वेस्ट के हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते चलते हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? यानी कि आप सबको बता दो, बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक है साथियों और शहनाई को मंगल कार्यों में बजाया जाता है। ठीक है, जैसे कि शादी में बजाया जाता है, कई बड़े फंक्शन में बजाया जाता है शहनाई, पे 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 आवाज वाली। ठीक है, तो इनको पूछा गया क्यों आखिर बिस्मिल्लाह खां जी को ही मंगल ध्वनि का नायक कहा गया। तो लिखा गया है, लोक गीतों एवं चेती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। ठीक है, शहनाई को मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। यानी कि शहनाई को मंगल का परिवेश यानी कि सुमंगल अच्छे कार्य का को प्रदर्शित, यहां प्रदर्शित होगा या प्रतिष्ठित भी लिख सकते हैं, करने वाले वाद्य यंत्र माना गया है। ठीक है, इसका प्रयोग इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही होता है। यानी कि जो शुभ कार्य होते हैं, मंगलमय कार्य होते हैं, उन्हीं पे इनका प्रयोग किया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं। उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं वो जो है शहनाई के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते हैं, यानी कि उसके जैसा शहनाई कोई नहीं बजा सकता है। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। समझ में आया चीजें किस तरह से आपको लिखना है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, अगर आप इनको करके चल जाते हो तो परीक्षा आपका वैसे ही आसान हो जाएगा हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन को लेकर आए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी शहनाई वाला सही है। ये क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार पूछा गया है। गुरुजी, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव एक गांव का नाम है साथियों और उसको शहनाई की दुनिया में क्यों याद किया जाता है? यानी कि जब जब शहनाई बजती है तो डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इनके बारे में पूछा गया। तो देखो बहुत ही आसान सवाल का जवाब है।
शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। कौन से कारण भैया? निम्नलिखित, यानी कि नीचे दिए गए कारणों से याद किया जाता है। पहला कारण बोला गया, डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां जी है, जो शहनाई वादक के क्षेत्र में सबसे जो है प्रिय रहे, सबसे लोकप्रिय रहे, उनका जो जन्मभूमि है वो कहां पे है? तो डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, पहला कारण। दूसरा, शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है, शहनाई में एक रीड का प्रयोग होता है साथियों, और वह मुख्यतः डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है। वो जो रीड है वो डुमराव के सोन नदी के किनारे ही पाई जाती है। यह रीड नरकट, एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। किस प्रकार की? एक प्रकार की घास होती है, नरकट घास से बनाई जाती है, जो डुमराव के सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इसलिए भी डुमराव को क्या किया जाता है? याद किया जाता है। आगे बोल रखा है साथियों, आगे लिखा गया है, इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। अभी जो वाद्य बजता है वो डुमराव के कारण ही बजता है, क्योंकि वहीं से बिस्मिल्लाह खां जी जन्म लिए, वहीं से वो रीड जो है मिलता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। किसमें? तो शहनाई में और डुमराव में। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 बार पूछा गया है। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोला गया, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आखिर सेनानी नहीं था फिर भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सवाल 2011, 2012, 2014, 2016, 2023 और 24 में पूछा गया। 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आंसर है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि जो कैप्टन थे, जो लंगड़ा कैप्टन था, वो सेनानी न हो था फिर भी उनको कैप्टन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसके अंदर जो देशभक्ति की भावना थी, देश प्रेम की जो भावना थी, वो कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन किए थे, उन सभी सेनानियों का बहुत ज्यादा वे आदर करते थे, सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। आपको पता होगा कि नेताजी के चश्मा में जो है, वो जो लंगड़ा आदमी था, ठीक है, वो चश्मा बेचने का काम करता था और वो बार बार जो है नेताजी को चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी सेनानी या फौजी से कम नहीं थी। यानी कि देश के प्रति जो त्याग और समर्पण की भावना थी, उसके अंदर जो फीलिंग थी, वो किसी भी सेनानी या फिर फौजी से कम नहीं थी। इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्लियर है चीजें? इसी कारण उसको क्या कहा जाता था? कैप्टन कहा जाता था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? क्वेश्चन 2023 में, 2019 में, 2015, 11, 13 और 9 में पूछा गया। 1 2 3 4 5 6 बार क्वेश्चन पूछा गया। और साथियों बिस्मिल्लाह खां के जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने 3 क्वेश्चन आपको कराया। सबसे पहले, शहनाई को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? और काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते हैं? इन 3 सवाल में एक सवाल रहेगा ही रहेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, या फिर 2 भी रह सकता, लेकिन मिनिमम एक सवाल रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर कि क्यों आखिर काशी में हो रहे परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत कर देते हैं। बोला गया है, काशी जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी। क्या बोला गया है? काशी जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहां की परंपराओं में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। यानी कि गायक जो थे साथियों, उनके मन में ये इनके प्रति जो है संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सबको देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो उठे थे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जो दिल था वो पूरी तरह से टूट चुका था कि भाई पहले हमारे टाइम में कैसे हुआ करता था कि संगीतकार जो है कितना सपोर्ट करते थे, अब जो है वैसा पर नहीं रहा, वैसी चीजें नहीं रही, परंपराएं बदल गई, समाप्त हो रही थी, तो उन सभी चीजों को वो आदर नहीं रहा
घंटों किए जाने वाले रिवाज को कोई नहीं ये पूछा जाने लगा। तो इन सब चीजों को देखकर बिस्मिल्लाह खां का जो मन था वो पूरी तरह से व्यथित हो उठा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर। बोला गया है बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। साथियों, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, सवाल 2023, 2019, 2009 और 2022 में पूछा गया। वैसे तो बहुत ऐसे सवाल थे जो बहुत बार पूछा गया और बहुत सारे स्टूडेंट उनको कर भी रहे, जैसे कन्यादान चैप्टर साथियों इस बार हटा दिया गया। जैसे मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, 8-9 बार पूछा गया है, लेकिन चैप्टर सिलेबस में है नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं। हाँ, अगर झारखंड बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेती है तो दोष उनका होगा साथियों, हम लोग क्यों आउट ऑफ सिलेबस पढ़े। जो हम लोगों को बुक मिला है उसमें कन्यादान चैप्टर है ही नहीं, और कन्यादान का वो चैप्टर, ये क्वेश्चन कि बेटी को अपनी मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी 8-9 बार पूछा गया, तो उसको हमने नहीं लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सिलेबस में ही नहीं, तो क्या फायदा पढ़ के। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन 5वां है कि बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। ठीक है, लिखा गया है, ये 2023 में पूछा गया, 19 में, 9 में और मॉडल सेट 2022 में दिया गया है। बोला गया है बच्चे की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। देखते होंगे एक बच्चा जब हंसता है उसकी जो मुस्कान होती है पूरी तरह उसमें कोई छलता नहीं होती, निश्चल होती है। ठीक है, वो उन्मुक्त होती है, किसी पे वो डिपेंड नहीं करती, स्वाभाविक होता है उसका जो है वो। देखो आजकल के आदमी क्या हो गया कि आपके सामने वो खुश है भैया दिखा रहा है, लेकिन वो होता नहीं। लेकिन बच्चे में ऐसा नहीं, वो जो हंस रहे हैं भैया बिल्कुल स्वाभाविक है, उन्मुक्त है और सभी को प्रभावित करने वाली है। बाकी बोला गया बच्चे की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है, यानी कि दिव्य सौंदर्य से, यानी कि भगवान के सौंदर्य से क्या होती है, पूरी तरह भरी होती है, परिपूर्ण होती है। उनके मुस्कान में आकर्षण होता है, उनका जो मुस्कान है साथियों, उनका जो खुशी है उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है, वो लोगों को खींचता है। आपको नहीं लगता कि छोटा बच्चा जब हंसता तो लगता है कि हाँ गोद में उठा ले, तो आकर्षण उसको खींचता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता होती है। ठीक है, निश्चलता होती है साथियों, आगे बोला गया है निश्चलता होती है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती, इनमें छलता होती है, निश्चलता नहीं होती, ये लिखना। ठीक है, बल्कि परिस्थिति सापेक्ष होती है, यानी कि बड़ा व्यक्ति जो हंसता है उसकी परिस्थिति पे डिपेंड करता है। जैसे अभी आप जो है हंसोगे भैया, हाँ कोई कुछ बोल दिया खराब लग गया, कोई अच्छा बोल दिया हाँ हंस लिए, लेकिन बच्चा में ऐसा नहीं होता। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है, यानी कि बनावटी मुस्कान होता है बड़ों की मुस्कान। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। जो बड़ा व्यक्ति है जो बढ़ जाता है थोड़ा सा, वो क्या होता है कि अपनी बंधी हुई मुस्कान ही बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नैसर्गिक सौंदर्य नहीं होता, वो जो दिव्य सौंदर्य, दिव्य जो सौंदर्य है, नैसर्गिक सौंदर्य उसी को बोलते हैं, वो नहीं होता। बड़ा व्यक्ति बड़ा कम हंसता है, बहुत ही जो है उसका बंधी हुई मुस्कान है, निश्चलता नहीं होती उनमें, जबकि बच्चे की होती है साथियों। ठीक है, क्लियर है। अगला चलो देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की सहयोग करते हैं 2009, 10, 13, 16, 20। आप हिंदी में कुछ नहीं अगर किए हो साथियों तो ये 10 क्वेश्चन करके जाना और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे उनका आंसर लिख के आना। मैं आपको बता देता हूं झारखंड बोर्ड इससे जरूर सवाल पूछेगी, तो आपको करके ही जाना है। अगर आप हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हो तो इनको जरूर कर लेना साथियों। ठीक है, तो संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं, सवाल 2009, 10, 13 और 16, 20 में पूछा गया। आंसर दिया गया संगीतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की क्या करती है, मदद करते हैं। कैसे भैया, वे मुख्य गायक गायिकाओं को ऊंचे स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। जब मुख्य गायक गायिका, जैसे खेसारी लाल यादव आप लोग सबको ही जानते होंगे, जब वो गाता है सर तो उसके पीछे जो गायकार बैठे होते हैं और भी लोग होते हैं, वो क्या मिलते हैं, उनके स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं। ठीक है, और भी जैसे हम खेसारी लाल यादव इसलिए क्योंकि वो सबको ही आपको पता होगा, बाद में ऐसे अगर किसी और का नाम लेते तो पता शायद कम होता। ठीक है, तो मुख्य गायक गायिका में खेसारी लाल जी हैं, और भी जैसे हिंदी के गायक गायिका आप जैसे ले ले तो लता मंगेशकर, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग गाते हैं, तो वो अपना क्या कहते हैं, स्वर में स्वर मिलाते हैं। ठीक है, गायक गायिका जब अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं तो तब वे अस्थाई को संभालते हैं। यानी कि संगीतकार क्या करता है, जब मुख्य गायक गायिका अंतरे की जटिल तान में खो जाते हैं, बार बार गाए जा रहे, तब वो अस्थाई को संभालते हैं, यानी कि उसको सही रूप में लाते हैं। गायक गायिका जब सुर से भटक जाते हैं तब संगीतकार अस्थाई पंक्ति के गायन द्वारा उन्हें सही सुर में वापस लाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है साथियों कि गायकार जो है अपने सुर से भटक जाते हैं, ठीक है, गाते गाते, तो संगीतकार ही उस सुर को जो है दोहराते हैं और उनको याद दिलाते हैं। आगे बोला गया है वे गायक गायिकाओं के अकेलापन के एहसास को दूर करते हैं। जब गायक गायिका खुद गाते हैं तो उनका अकेलापन जो महसूस होता है उनको वो दूर करते हैं। वे गायक गायिकाओं के पीछे छूटे सामानों को क्या करते हैं, समेटते हैं। ठीक है, तो संगीतकार जो है किस किस रूपों में मदद करते हैं, तो ये 5 रूप आप लिख दीजिएगा।
3 नंबर में सवाल पूछेगा 100% आपको 3 में से 3 नंबर दिया जाएगा। हाँ, बल्कि आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया लिखना है, दूरी सफिशिएंट दूरी में आपको बना बना के लिखना है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूर में जो है थोड़ा सा गैप में लिखना है, बहुत ज्यादा गैप नहीं, बहुत कम भी नहीं, और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना। ज्यादा कहीं गलत भी हो जाए तो एक बार काटना, 40 बार आपको काट के बर्बाद नहीं करना। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला सवाल है 7वां नंबर, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थे, डेली के जो रूटीन थे, वो लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? सवाल 2011, 12, 14, 16, 18 में पूछा गया। ये चैप्टर से भी एक सवाल फिक्स रहेंगे। ठीक है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी, उनका जो रूटीन था वो लोगों को हैरान कर देती। क्यों भाई? वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर हैरान होते थे। यानी कि भगत जी जो थे, बाल गोविंद भगत जी की जो सरलता था, उनकी जो सादगी थी और निस्वार्थ की जो भावना थी, वो लोग हैरान ये लोगों को वो हैरान कर देते थे। भगत भूलकर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे, किसी का कोई सामान उनको नहीं लेना था। ठीक है, कोई भूल के भी नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज भी नहीं छूते थे, बिना पूछे आपका कोई चीज है छूता भी नहीं था। हाँ, कोई जरूरत है तो पूछ लेता था कि छू सकते हैं? हाँ, छू लो भैया। देख सकते हैं? देख लो, तभी वो देखते थे। यहां तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं जाते थे, यानी कि दूसरे के खेत में बाथरूम भी नहीं जाते थे। यू कैन से दैट, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। ठीक है, वे उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे डेली, सर्दी हो या फिर जाड़ा गर्मी, वो डेली 2 मील दूर नदी में जाके स्नान करके आते थे। वापसी पर गांव के बाहर को स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे, यानी कि गीत गाया करते थे वापस आने के बाद, बाहर जो है पोखरे के किनारे पर। यही कारण है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी। तो ये बहुत आसान सवाल है। क्या क्या लिखना है कि बाल गोविंद भगत बहुत सादगी के व्यक्ति थे, सरल व्यक्ति थे, निस्वार्थ भावना थे, किसी के चीज को भूलकर भी नहीं लेते थे, बिना पीछे छूते नहीं थे, दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे, 2 मील दूर नदी थी, वहां से डेली स्नान करते थे, सर्दी हो या जाड़ा हो या गर्मी, डेली वापस आने पर गांव के जो पोखरा है, पोखरे के किनारे वो जो है प्रभु के भक्ति के गीत गाया करते थे, गीत टेरा करते थे। यही कारण है कि वो जो है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज मतलब होता है बोल चाल, यानी कि एक दूसरे में बात विवाद, मतलब ये भैया देखो बाल गोविंद भगत कैसे हैं ऐसे, तो अचरज का कारण थे। ठीक है, ये चीज है। 8वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 8वां बोला गया, गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? सवाल देखो 2023, 2018, 17, 14, 11 और 9 में पूछा गया साथियों। इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बोला गया मेहनत कश का अर्थ होता है कड़ी मेहनत करने वाला। मेहनत कश का अर्थ क्या है? कड़ी मेहनत करने वाला। और बादशाह का अर्थ है मन के मर्जी के मालिक, मन की मर्जी के मालिक। हमारा मन है तो हम करें, हमारा मन ना है ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। गंगटोक, ठीक है, गंगटोक भैया किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो गंगटोक के लोग जो है बहुत मेहनती होते हैं। तो वही बोला गया है, मेहनत कश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला। उसके बाद लिखा गया बादशाह का अर्थ है मन मर्जी के मालिक। गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है, गंगटोक या फिर गंगटोक दोनों पूछ सकता है, कभी गंगटोक भी रहता है कभी गंगटोक, तो कंफ्यूज नहीं होना। गंगटोक या फिर गंगटोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थितियां बड़ी कठिन है। अपनी जरूरतों पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग इस मेहनत से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते हैं। इसलिए गंगटोक को मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया है, यानी कि मेहनत से भी नहीं घबराए और मस्ती में भी जी रहे, ये हम अपने आप में बादशाह है। तो इसीलिए गंगटोक को जो है मेहनत का बादशाहों का शहर कहा गया। साथियों क्लियर है? चलो 9वें नंबर सवाल की ओर चलते हैं। खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? 2009 में, 12 में, 13 में, 16 में और 24 में सवाल पूछा गया कि खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। साथियों मैं आपको दोबारा बता दूं कि बाल गोविंद भगत से एक सवाल रहेगा, एक हमने पीछे करा है और एक अभी करा रहे, 2 सवाल आपको करा रहे हैं, लेकिन हम इसके साथ जो चीजें आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि बाल गोविंद भगत ऐसे थे वैसे थे, तो उन चीजों को भी ध्यान में रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि बाल गोविंद भगत की वेशभूषा कैसी थी, बाल गोविंद भगत अपनी जो है बेटे की मृत्यु पर क्या बोल रहे थे। वैसे तो हमने आपको 40 सवाल ऑलरेडी करा दिया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनको कर लिए तो भाई आपका क्वेश्चन तो लगभग बन जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप इन सवालों को भी कर लेते हैं तो 10 जो क्वेश्चन अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो इन 10 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और उम्मीद है यहां से झारखंड बोर्ड, मैं तो गारंटी शब्द पहले बोल दिया हूं, लेकिन फिर भी साथियों गारंटी का ये कतई मतलब नहीं कि आप बाद में बोल दो कि सर आपने तो गारंटी दिया था आया नहीं,
तो भैया गारंटी बोल रहा हूं तो आएगा जरूर, ठीक है। हाँ, जो चीजें क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा वो भी आ सकता है, जो बता रहे हैं वो भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर साथियों, ठीक है। अगर झारखंड बोर्ड अपने पुराने पैटर्न पे एग्जाम लेती है, ऐसा नहीं एकदम बदल देती है कि नहीं नया नया क्वेश्चन नया नया डिजाइन, ऐसा तो आज तक नहीं किया साथियों। हम लोग तो कोई मतलब भगवान नहीं है कि हाँ भैया आपको बता दिए तो आना तय है। हाँ, एक गैस होता है हम लोगों का कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा पैटर्न है, ऐसा प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इस बार भी पूछ सकता है साथियों, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं सवाल कि बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। 2009, 12, 13, 16, 24 में पूछा गया। आंसर लिखा गया बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, यानी कि घर में रहते थे, गृहस्थ थे, ठीक है। वे साधु तो थे, पर वैसे साधु नहीं, साधु थे लेकिन वैसे साधु नहीं कि आपके द्वार पे चल गए भीख मांगने, तो वैसे नहीं करते थे। सामान्यतः माना जाता है कि वे साधुओं जैसे कपड़े न पहनते थे तथा वैसे धार्मिक क्रिया अनुष्ठान नहीं करते थे। ना ही वो साधु जैसे कपड़े पहनते थे, ना ही कैसे धार्मिक क्रिया करते थे, जैसे धार्मिक क्रिया कहने का मतलब ना ही पूजा अनुष्ठान करवाते थे कहीं जाके, जैसे पंडित जी कराते हैं ना, तो वैसा वैसा नहीं कराते थे। वो बिल्कुल साधु जैसे थे लेकिन दिखते नहीं थे। बाल गोविंद अपनी निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। इन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहला विशेषता क्या है, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। खरा यानी कि साफ साफ व्यवहार रखते थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। जो है भैया मुंह पे खर खर बोल देना, बाकी पीछे पीठ पीछे कुछ नहीं, ठीक है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते थे। वो दूसरा बोला गया, वे अस्पष्टवादी थे और किसी से खामखा झगड़ा नहीं बोलते थे। अस्पष्टवादी थे और किसी से भी वो खामखा साथियों झगड़ा नहीं बोलते थे कि हाँ आपसे झगड़ा कर लिए, तो वैसा उनके साथ कोई भी व्यवहार नहीं थे, बिल्कुल अस्पष्टवादी थे, झगड़ा उगड़ा नहीं करते थे। आगे बोला गया, वे दूसरे को किसी की चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। जैसे आपको पता है वो ना ही दूसरे की चीज को टच करते थे, ना ही उसके खेत में शौच के लिए जाते थे। तो वही बोला गया, वे दूसरे की चीज को साथियों वो दूसरे की चीज को साथियों ना ही व्यवहार में लाते थे, ना ही उनका यूज करते थे, ठीक है। या माफ कीजिएगा थोड़ा सा वो हो गया था, स्क्रीनशॉट ले लिए थे। बोला गया है वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तुओं को कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। कबीर पंथी एक मठ है साथियों, कबीर जी की पूजा होती थी, वहां पे ले जाते थे और वहां से जो प्रसाद स्वरूप मिलता था उन्हीं से अपने घर का गुजर बसर चलाते। मान के चलिए 100 जो है 100 मान के चले कि 100 केजी अगर कोई चीज होता था तो वो सारे को सारे सामान को लेकर जाके कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहां पर रख देते थे। उनके बाद इसको जो भी प्रसाद में मिल जाता था 10 केजी 20 केजी 50 केजी, उनको वो घर लेता आते थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे, ठीक है। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे, सुख दुख की भावना से बिल्कुल ऊपर थे, ठीक है। तो ये आंसर था साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और अंतिम क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो टॉप 10 क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड का, उससे बोला गया है जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। एक कुशल गाइड यानी कि जो गाइड आपको करता है उनके क्या क्या गुण होते हैं। 2014, 17, 18, 19 और 20 में पूछा गया सवाल, 5वां इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। लिखा गया है जितेंद्र नार्गे बहुत ही कुशल ड्राइवर थे। क्या थे? एक कुशल ड्राइवर थे साथियों, ठीक है। आगे बोला गया है वह नेपाल का रहने वाला है। वह एक कुशल गाइड की तरह गंगटोक के बारे में बताता है। कुशल गाइड की तरह गंगटोक यानी कि गंगटोक के बारे में बताता है। जब लेखिका एक स्थान पर मुग्ध हो ठहर जाती है तो वह समझाता है कि आगे इससे भी सुंदर स्थान है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लेखिका जाती है वो जो पहाड़ है पर्वत है घूमने, तो लेखिका बहुत सारी सौंदर्य चीज को देख के एक जगह ठहर सी जाती है, उस चीज को लगातार देखती चली जाती है। तो गाइड उनको बताते हैं, जो जितेंद्र नार्गे हैं वो बताते हैं कि इससे आगे आप चलोगे तो और भी बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। वह लोग वहां लगे, यहां बोला वहां लगे स्टॉक के व्हील के बारे में बताते थे, ठीक है। जब लेखिका पहाड़ियों को देख उदास होते थे, पहाड़ियों को नहीं, पहाड़ियों होगा, पहाड़ियों को देख के उदास हो जाते थे, तब वह उसके लक्ष्य ध्यान दिलाता था, उसका लक्ष्य ध्यान दिलाता था। वह नेपाल में हुई हिंसक घटनाओं तथा माओवादियों की भी पूरी खबर रखता था। इस प्रकार जितेंद्र की तरह गाइड को बहुमुखी प्रतिभा का धनी, कर्तव्य निभाने वाला, अनुभवी होगा तथा देश के प्रति सजग होना चाहिए, ठीक है। यह जितेंद्र का अनुभवी होने का फायदा था जो सैलानियों की गाड़ी को इतने धुंध में भी अंदाजे से चला लेते थे। सोचिए ये कितना ज्यादा जो है अनुभवी थे कि वो जो पहाड़ का रास्ता तो आपको पता कितना खतरनाक होता है, लेकिन धुंध में रहने के बाद भी उनको चला लिया करते थे, ठीक है। इन सब के अलावे गाइड को हर स्थान का सूक्ष्म ज्ञान होना ही चाहिए साथियों। तो इस तरह से हमने
टॉप 10 जो क्वेश्चन थे झारखंड बोर्ड के लिए वो हमने बिल्कुल कर लिया, और इससे झारखंड बोर्ड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा साथियों। अगर आप हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन 100% आप करके ही जाएं, यहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बाकी साथियों हमने हिंदी के बहुत सारी चीजें आपको करा दिया है, हिंदी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो सारे हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया, हिंदी के टोटल हमने निबंध आपको करा दिया, हिंदी के टोटल पत्र या आवेदन पत्र सारे हमने आपको करा दिए, हिंदी का साथियों जितना भी चीज था निबंध पत्र आवेदन पत्र सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, यानी कि 50 नंबर की तैयारी हमने आपकी पूरी पक्की कर दी है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है साथियों जो हम नहीं कराएं, ये भावार्थ स्पष्ट करने वाला, तो उनको आपको बनाना जरूरी भी नहीं है, वो आप छोड़ भी सकते हैं। 50 नंबर की तैयारी हमने पूरी की। बाकी जो हमारे 30 नंबर की ऑब्जेक्टिव की तैयारी साथियों, अगर आप इस वीडियोज को भी देखे होंगे तो 30 में से साथियों 10-15 तो आप कर ही लोगे। बाकी हमने हिंदी के साथियों आपको व्याकरण करा दिया है, हिंदी में सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, व्याकरण करा दिया, समास आपको करा दिया, सकर्मक अकर्मक करा दिया, तो यानी कि बहुत सारी चीजें हमने आपको करा दिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सारे वीडियोस को आप देख रहे होंगे, नहीं देखे हो तो जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूं। साथ ही साथ साथियों जो भी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे 10th क्लास के लिए अपलोड हुई है और होगी उनको आप जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। साथियों इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को आप लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी दोस्त हैं आपके उनको भी इनका लाभ मिल सके। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे आप मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पे तो आपको व्हाट्सएप पे ऐड कर लिया जाएगा। कॉल साथियों नहीं करना है, बहुत स्टूडेंट ना कहने के बाद भी कॉल करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो कॉल नहीं करना, आपको मैसेज करना, व्हाट्सएप में जुड़ जाएंगे। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है आपके लिए खुला, भर भर के कमेंट कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन का जवाब आपको देंगे बाद में साथियों। तो आप एक चीज बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।